नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आपको अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं जयपुर गया था। जयपुर में मैंने आमेर फोर्ट जो है, वो किला है जो राजा महाराजा का महल है, आमेर महल। वहाँ मैं गया और वहाँ पे आकर के मैंने विज़िट किया और मैंने वहाँ पर प्रॉपर विज़िट किया और प्रॉपर तरीके से एक ब्लॉग मैंने तैयार किया है जो शायद आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। दोस्तों मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मैंने गाइड भी लिया और गाइड लेने के बाद फिर मैंने उस गाइड ने मेरे को एक जानकारी उस ब्लॉक के अंदर दी और जल महल भी घूमा मैं और जल महल की भी थोड़ी जानकारी मैंने डाली है उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि आकर्षण का केंद्र है जयपुर का वो आमेर फोर्ट। तो आप लोगों को उसके बारे में जानना जरूर चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी बहुत नई चीज़ नॉलेज मिली, तो गाइड के थ्रू मिली और गाइड ने मेरे को प्रॉपर गाइड किया, तो मैंने गाइड से पूरी ब्लॉग को शूट किया हुआ है। तो दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में चलते हैं आगे और इस ब्लॉग को देखिए और एंजॉय कीजिए और बताइए कमेंट में कैसा आपको लगा। नमस्कार दोस्तों मैं इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जयपुर आया हूं। जयपुर में अभी मैं जल महल जाऊंगा और आमेर फोर्ट भी जाऊंगा और भी और घूमूंगा। तो आपको इस ब्लॉग में मैं कहाँ कहाँ घूमने गया वो चीजें मैं दिखाऊंगा, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो बने रहिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं जल महल, उसके बाद हम जल मार्ग आपको दिखा के उसके बाद आपको मैं आमेर फोर्ट भी दिखाऊंगा। तो आप रहिएगा इस ब्लॉग में बने रहिएगा। देखिए अब जल्दी से यहाँ से हम निकलेंगे और देखिए जल महल हम पहुँच चुके हैं। अब हम आपको जल महल को दिखाएंगे। आसपास का एरिया है ये, देखा हुआ जल महल। सारी ऑटोज़ यहाँ आती हैं, आपको जल महल तक पहुँचा देंगी। ये जल महल देखिए, दूर से भीड़ लगी हुई है, जल महल ही है। और देखिए आसपास के एरिया, यहाँ से एंट्री होती है जल महल में। काफ़ी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा जल महल किस तरह का दिखता है। मेरे हिसाब से यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखिए जल महल के आसपास सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं और केवल महल है सामने, इसके अलावा और कुछ यहाँ देखने को नहीं मिलता। आप आगे जाएंगे, इसमें देखिए सामने जल महल दिख रहा है। इस जल महल में ये जल जो है जब 4 मंजिला ऊपर है और 4 मंजिला करीबन नीचे पानी में ये महल है। आसपास लाइटें रखी हैं, तो इसमें जाने के लिए केवल नाव का उपयोग कर सकते हैं हम। इसके अलावा और कोई जाने का इधर तरीका नहीं है। आसपास फिशिंग वगैरह नहीं होती है, तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। और ये बिल्कुल क्योंकि राजस्थान में पानी का अभाव रहता था, इसलिए यहाँ पर एक तालाब खुदवाया गया और यहाँ महल बनाया गया ताकि जल की पूर्ति हो सके। तो दोस्तों मैंने आपको ये जल महल दिखा दिया। जल महल बाहर से देख सकते हैं, अंदर जाना है अलाउ नहीं, क्योंकि पानी में कोई बोट चलती नहीं है। तो ये तो ऐसा है कि आप सिर्फ बाहर से देख पाएंगे। ये जो आपकी इमारत है ये आपकी 4 मंजिल डूबी हुई है और जो आप देख रहे हैं पीछे 4 मंजिल डूबी हुई है और 4 मंजिल बाहर है। तो एक अच्छी हेरिटेज में आती है। तो आप आइए आकर के यहाँ पर आकर के इस पूरे इसका लुत्फ उठाइए। आसपास आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, इसके अलावा ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। चलिए अपन दूसरे किसी जगह पे चलते हैं, वहाँ के ब्लॉग में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अपन आमेर फोर्ट चलते हैं, वहाँ दिखाऊंगा मैं आपको कि और आगे क्या अपन देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है आमेर फोर्ट। ये हम लोग अब आमेर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी कुछ देखने को यहाँ मिलेगा। यहाँ पे 2 रास्ते भी देखने को मिलते हैं, एक पैदल चलने वाला रास्ता और एक जीप से जाने वाला रास्ता। पैदल रास्ते जाने वाले रास्ते में हम लोगों को समय ज़्यादा लगेगा। देख सकते हैं आप, जैसे कि पैदल लोग जा रहे हैं, जो आपको आगे देखेंगे। और ये पैदल जाने का रास्ता थोड़ा सा लंबा है। हम जीप से जाएंगे और आपको जाके पूरा आमेर फोर्ट दिखाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं ये है आमेर फोर्ट और ये जहाँ पैदल जाने का रास्ता पीछे से है। ऊपर और भी पहाड़ बना हुआ है, यहाँ पे और भी सारे हेरिटेज बने हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं ऊपर और ये नदी भी दिखती है। देखिए टैक्सी जीप यूनियन यहाँ पे दिया हुआ है। 500 रुपये में आपको टैक्सी जो है, आपको कोई भी जीप है ऊपर तक पहुँचा देगी। और पैदल जाने के लिए देखिए लोग जा रहे हैं यहाँ से पैदल। ये आपको भीड़ दिख रही है, जो भीड़ पैदल जाने की रास्ते की है। हम यहाँ जीप का उपयोग करेंगे। जीप हमको वो 500 रुपीज़ में मिल गई है। 500 रुपीज़ में आपको घुमा पूरा लेके जाएगी, वहाँ आप फिर गाइड कर सकते हैं।
देखिए जीप हमको एक डेस्टिनेशन पे लेके आएगी आमेर फोर्ट से पहले हम यहाँ एक तालाब है, उस तालाब को देखेंगे। ये देखिए तालाब है, ये फिल्मों की शूटिंग्स अक्सर इस तालाब में होती है, देख सकते हैं। ये जीने इसलिए इतने बहुत सारे बने हुए हैं कि काफ़ी लोग इकट्ठे यहाँ पर नहा सकें, एक साथ इस कुंड में उतर सकें। ये तरह का कुंड है, यहाँ पे काफ़ी लोग बड़ी संख्या में यहाँ लोग नहा सकें, इसलिए ये जीनों का उपयोग किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजा महाराजा अपना काम करते थे, इस तरह से लोग यहाँ पर काम किया करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और नीचे सर इसमें उतरना अलाउ नहीं है आपको, फोटो ये ऊपर से लेना है। और ये जो पानी का कुंड आप देख रहे हैं, इसको 16th सेंचुरी में एक किन्नर ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम रखा गया पन्ना मेना। ये 4 वॉच टावर बने हुए, इन वॉचमैन यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ था। जो मंदिर बना है ये बादशाह बना है, ये 400 साल पुराना लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। टोटल 21 मंदिर है, 20 नीचे गांव में है, जिनमें से 3 जैन मंदिर है, एक ऊपर किले में है माँ काली का। जैन मंदिर कहाँ पे है सर? जैन मंदिर अभी तो क्लोज होगा, अभी आप विजिट नहीं कर पाओगे। सर अंधेरा हो जाएगा तो डिफेंसिव वॉल, सुरक्षा दीवार आपको बाद में दिखाई नहीं देगी। देख रहे हैं सामने, देखिए। तो ये जो टावर बने हुए हैं ये वॉच टावर है। एक वॉचमैन अपॉइंट किया हुआ था यहाँ पे, इसका काम था उस तरफ से आने वाले दुश्मनों के ऊपर नजर रखने का। और वो जयगढ़ किला है, वो उस जमाने में आर्मी का बेस कैंप हुआ करता था। 75% रिजर्व आर्मी वहाँ थी, और ये पैलेस था, ये अपने रहने के लिए बनवाया उन्होंने। तो बाकी का 25% स्टैंडिंग आर्मी यहाँ था, इमरजेंसी में काम आने के लिए। अभी चलेंगे मीना वहाँ पे। हाँ बोलता हूँ। उसका नाम है चांदपोल, क्योंकि ये दरवाजा वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है। अच्छा। उस जमाने में एक आम आदमी यहीं से अंदर बाहर आता जाता था। अच्छा। और इसके ठीक सामने शाही दरवाजा है, जिसे सूरज पोल कहते हैं। वो ईस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है, इसीलिए नाम दिया गया सूरज पोल। सर सामने जो दरवाजा है ये शाही दरवाजा है, इसका नाम है सूरज पोल, क्योंकि ये दरवाजा ईस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है। उस जमाने में शाही परिवार के लोग इसी दरवाजे से अंदर बाहर आ जाया करते थे। और ठीक आपके पीछे जो दरवाजा है जहां से हम लोग अंदर, इसका नाम है चांदपोल, क्योंकि ये दरवाजा वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है। आम आदमी के अंदर बाहर आने जाने के लिए ये दरवाजा हुआ करता था। तो उस जमाने में एक रॉयल और एक कॉमन के बीच में डिफरेंस हुआ करता था। अभी हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। अंदर जाने के लिए आपको टिकट परचेस करना है, 102 रुपए का टिकट है पर हेड। नहीं, मैं दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। अब यहाँ आप चाहें तो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं, जैसा आपको सूट करे। सब चीज तैयार होती है। के चारों तरफ है। उस जमाने में किला बनाने से पहले उसकी सुरक्षा दीवार तैयार की जाती थी। तो 400 साल पहले इसको महाराजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। लंबाई इसकी 19.2 किलोमीटर। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है। पहली चीन में है, दूसरी राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की सुरक्षा दीवार है, उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। तीसरी ये 19.2 किलोमीटर। अभी हम लोग चलेंगे हॉल के अंदर और बताते हैं इसके बारे में आपको। आइए। किला 400 सालों से भी ज्यादा पुराना है
इसे हिंदू राजपूत राजाओं ने बनवाया था। इसे बनने में 79 ईयर्स लगे। 1956 में इसको एक आम आदमी के देखने के लिए खोला गया। 2013 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मेंशन किया। 1.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये किला स्प्रेड है और इसमें देखने के लिए 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं। पहला है दीवाने आम, जहां हम लोग खड़े हैं जी। दूसरा है दीवाने खास, जो सामने दरवाजे के अंदर जाने के बाद आएगा। वहां इसका मेन अट्रैक्शन शीश महल बना हुआ है। तीसरा है मानसिंह महल, जिसको जनाना महल भी कहते हैं। तो मैं आपको एक एक करके तीनों हिस्से दिखाने वाला हूं। पहला हिस्सा ये है जिसे दीवाने आम कहते हैं। बताएंगे सर पॉइंट टू पॉइंट। जिस हॉल के नीचे आप लोग खड़े हैं, इसे 1590 में महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। ये हॉल 48 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसमें से अंदर वाले 16 पिलर्स व्हाइट मार्बल से बने हुए हैं और बाहर वाले 32 रेड सैंडस्टोन से। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ब्लेंड है। नीचे जो फ्लोरल पैटर्न आप देख रहे हैं, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में फिगर्स अलाउ नहीं किए गए हैं। टॉप में आपको एलिफेंट हेड नजर आएगा, हाथी का सर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदू आर्किटेक्चर को। रोज सुबह इस हॉल में राजे महाराजे आकर के बैठा करते थे एक आम आदमी की समस्या को सुलझाने के लिए। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जनता दरबार लगाया जाता था और आम आदमी इस मैदान में असेंबल हुआ करता था अपनी अपनी प्रॉब्लम के साथ में। सामने जो गैलरी बना हुआ है, इस गैलरी को 27 कचहरी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। यहाँ के राजाओं के अंडर कंट्रोल में आसपास के 27 गांव थे, जहां से इनके पास में रेवेन्यू आया करता था। उस रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखने के लिए इन लोगों ने 27 मंत्री भी काम पे रखे हुए थे, जो उस गैलरी में बैठा करते थे। पिटिशनर को अपने फैसले की लिखित कॉपी 27 कचहरी से मिलती थी। हर आदमी का फैसला लिखित में हुआ करता था। अब सामने जो दरवाजा है, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, यहां से अंदर जाने के बाद में इसका मेन अट्रैक्शन शीश महल आएगा। इस दरवाजे को 1621 में महाराजा जयसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। इसे नाम दिया गया गणेश पोल। गेट के ठीक ऊपर गणेश जी का एक पेंटिंग बना हुआ है, जो कि शिल्प शास्त्र के नियमों को ध्यान में रख करके बनाया गया। और इस पेंटिंग में गणेश जी काले हैं, क्योंकि ये तांत्रिक साधना भी है। आम आदमी का आना जाना दीवाने आम तक ही था, उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। सिर्फ खास लोग जाया करते थे अंदर। तो जब कोई खास आदमी नेगेटिव एनर्जी के साथ में अंदर जाता था, तो गणेश जी की ये पेंटिंग उसकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती थी, क्योंकि शिल्प शास्त्र के नियमों को ध्यान में रख करके बनाई गई। दूसरी बात, तांत्रिक साधना भी है। बाकी का जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसको तैयार करने के लिए ऑर्गेनिक कलर्स काम में लिए गए। जैसे सफेद रंग जो है चूने पत्थर से लिया गया। काला रंग, गुड़ जब डीकम्पोज होने लगता है तो वो येलो से ब्लैक में कन्वर्ट होता है। पीला लिया हुआ है केसर, हल्दी, सूरजमुखी के फूल से। हरा रंग लिया गया हरी सब्जियों से। भूरा रंग लिया हुआ है कत्थे और मेहंदी से। और लाल रंग लिया गया गन्ने के रस से। गन्ने के रस को अगर 2 दिन आप रख देंगे तो वो डीकम्पोज होकर के ग्रीन से रेड में कन्वर्ट होगा। तब से लेकर आज तक इस पेंटिंग पे रिनोवेशन का काम नहीं किया गया है। ये 400 साल पुराना ओरिजिनल पेंटिंग है। और यहाँ से एक कला का जन्म हुआ, जिसे हैंड ब्लॉक प्रिंट कहा जाता है। इस कला की हेल्प से हम लोग साड़ियाँ, सलवार सूट, लहंगे, दुपट्टे, रजाइयाँ और बहुत सारी चीजें तैयार करते हैं। ऊपर जो मार्बल के झरोखे आप देख रहे हैं, वहां से रानियां यहाँ जो जनता दरबार लगा करता था, उसकी कार्यवाही को देखा करती थी, क्योंकि रानियों को ये लोग बाहर नहीं आने देते थे, पर्दे में रखा जाता था। सामने और उस तरफ वाले जो झरोखे हैं, यहाँ से दासियां देखा करती थी। तो ये एक तरह का टाइम पास हुआ करता था उनके लिए, क्योंकि उस जमाने में एंटरटेनमेंट के सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। अब आपको इस हॉल की खासियत बताते हैं, आइए। आज के समय में अगर हम लोग इतनी बड़ी छत बनाने जाएंगे तो इसको सपोर्ट देने के लिए या तो बीम या पिलर देना पड़ेगा, मगर यहाँ पे ना बीम है ना पिलर है। तो ये 400 साल पुराना आर्किटेक्चर है
आज के आर्किटेक्चर से ज्यादा एडवांस। और जो मार्बल पिलर है इनको टच करें आप, इसकी स्मूथनेस को फील करें। उस जमाने में मार्बल को पॉलिश करने के लिए मशीनें नहीं थी, नारियल के खोल से मार्बल को पॉलिश किया जाता था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत का काम होता होगा। आज मशीनें हैं तो भी इस तरह का फिनिशिंग नहीं आ पाएगा। उस जमाने में डाइनिंग हॉल हुआ करता था, सामने रॉयल किचन, वेज नॉन वेज दोनों के लिए। और ये किला एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। आप जितना ऐसे ऊपर देख रहे हैं उतना ये नीचे भी है। यहाँ पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है। आप ऊपर आइए और देखिए अभी भी इसमें पानी है। आजा ऊपर आजा सब। और जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में बरसात बहुत कम होती है पानी और जगह तक दिखा है। जी, तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा बरसात के पानी को इकट्ठा करते थे। मान लीजिए अगर अगले मॉनसून सीजन में बरसात लेस देन एवरेज हो गई तो भी पानी की समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसको स्टोर किया हुआ है। पानी को प्यूरिफाई करने के लिए मुल्तानी मिट्टी, फिटकरी, चूना पत्थर, ये सब चीजें डाली जाती थी। यहाँ पे कुछ नालियां बनी हुई हैं। जब बरसात आती है तो उन नालियों के थ्रू पानी इस टैंक में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। और ये टैंक जो है एयर वेंटिलेशन को ध्यान में रख करके बनाया गया, क्योंकि पानी को अगर हवा लगती रहेगी तो पानी डिकम्पोज नहीं होगा। का मेन अट्रैक्शन शीश महल दिखाएंगे आपको, उसके बारे में जानकारी देंगे। आई आजा, इधर आ जाए सर। सीलिंग पे एक पेंटिंग बना हुआ है। देखने में ये पेंटिंग आपको नॉर्मल लगेगा बट है नहीं। यहाँ ब्लू कलर लिया हुआ है, ब्लू सफायर से नीलम, ग्रीन लिया हुआ है एमरल्ड से पन्ना, रेड लिया हुआ है रूबी से माणक, ब्राउन लिया हुआ है से, और बाकी का लिक्विड गोल्ड है। जब इस पेंटिंग को थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके आप देखेंगे तो गोल्ड आपको शाइन करता हुआ नजर आएगा। गोल्ड को मेल्ट करना आसान होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और जयपुर सबसे बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है जेम्स के लिए। जब हम लोग जेम्स को काटते हैं पॉलिश करने के लिए तो उनमें से पाउडर निकलता है। बाद में उस पाउडर में हम लोग ग्लू ऐड करते हैं इस तरह की पेंटिंग्स तैयार करने के लिए। सागवान की लकड़ी की एक खास बात होती है, दीमक नहीं लगती है, इसीलिए दरवाजे आज तक अच्छी कंडीशन में है। ये इसका दूसरा हिस्सा जिसे दीवाने खास कहा जाता है। आम आदमी का आना जाना दीवाने आम तक ही हुआ करता था। यहां तक आने की परमिशन थी खास लोगों को, इसीलिए इसका नाम रखा गया दीवाने खास। और सामने दीवाने खास का मेन अट्रैक्शन शीश महल। इसे 1621 में महाराजा जयसिंह जी ने बनवाया था और इसको बनाने के लिए कारीगर बुलवाए गए तुर्किस्तान और ईरान से, जिन्होंने 12 साल में एक खूबसूरत शीश महल तैयार किया। सफेद कांच बेल्जियम से और रंगीन कांच इटली से मंगवाया गया, जिनको पानी के जहाज से लाया गया। कांचों को छत और दीवार पे फिक्स करने के लिए पीओपी काम में लिया गया, जिससे फ्लोरल और सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए गए जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर को। टोटल 8 लाख शीशे काम में लिए गए इस शीश महल को तैयार करने के लिए। अब आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि शीश महल सर्दियों की ठंडी रातों में टेम्परेचर को बैलेंस करने के काम आता था। ये एक तरह का हीटर था।
अब ये गर्म कैसे होता था, लाइट का रिफ्लेक्शन। ऊपर देखिए आयरन के रिंग्स लगे हुए हैं। सबसे पहले इनकी हेल्प से पर्दे लटकाए जाते थे इस हॉल को तीनों तरफ से कवर करने के लिए, ताकि ठंडी हवाएं अंदर ना जाए, अंदर थोड़ी सी गर्मी बनी रहे। इसके बाद में तेल के दिए और मोमबत्तियां जलाई जाती थी। जब उनका रिफ्लेक्शन शीशों पे पड़ता था तो ये शीशे जो हैं धीरे धीरे गर्म होने लगते थे, क्योंकि पहली बात ये कॉन्वेक्स ग्लास है और दूसरी बात हर एक ग्लास पे मर्क्यूरी पारे का पॉलिश किया हुआ है। तो मर्क्यूरी और कॉन्वेक्स ग्लास ये दो चीजें या तो आप सनलाइट में रख दो या फायर के पास में ले जाओ, ये दोनों चीजें धीरे धीरे हीट जनरेट करेंगी। तो यहाँ पे खाली कारीगरी ही नहीं, यहाँ पे उन्होंने तकनीक भी काम में लिया, टेक्नोलॉजी। अभी आप इसको देखिए अंदर से। तो ये था उस जमाने का बिना बिजली का हीटर। आइए सर। देखिए अभी ऊपर सीलिंग पे देखिए आप, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का व्यू होता होगा। रोशनी की रोशनी हुआ करती थी, हीटर का हीटर। और दिन के टाइम पे छत पे जो शीशे लगे हुए हैं इनका रंग भी बदला जा सकता था। कैसे? अगर यहाँ पे लाल कलर का कारपेट होगा तो उसका रिफ्लेक्शन जाएगा ऊपर, ये सारे लाल नजर आएंगे आपको। हरा होगा तो हरे नजर आएंगे, नीला होगा तो नीले। अलाउ नहीं है सर, अंदर अलाउ नहीं है। सन 2013 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मेंशन किया, तो इसका आधा हिस्सा बंद किया गया, क्योंकि यूनेस्को की कुछ गाइडलाइंस होती है जिनको फॉलो करना जरूरी है। इस तरह की चीजों को प्रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट जनरेशन उसे देख सके, अप्रिशिएट कर सके, नहीं तो बेकार हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस की कदर नहीं करते, अंदर आते हैं दीवारों पे नाम लिख देना, तारीखें लिख देना, इसलिए। नॉर्मल हो चुका। बाकी उस जमाने की बात करें तो इसमें काफी कुछ था। आज हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या फेस्टिवल होता है तो हमारे घर की औरतें सबसे पहले बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देती हैं और उनसे कहती हैं कि बनिए की दुकान से मेहंदी के कोण लेकर के आओ, ताकि वो त्योहारों पे मेहंदी लगा सकें। तो उस जमाने में मेहंदी के कोण जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो इस बागीचे के कुछ हिस्से में मेहंदी के प्लांट थे ताकि रानियां त्योहारों पे मेहंदी लगा सकें। कुछ हिस्से में जड़ी बूटियां थी ताकि वो बीमारी के टाइम पे इलाज के काम आ जाएं। कुछ हिस्से में अंगूरों की बेलें भी थी ताकि उनसे शौकीन राजाओं के लिए वाइन तैयार हो सके। बाकी चमेली, मोगरे, गुलाब जैसे फूल अच्छी खुशबू के लिए, क्योंकि अच्छी खुशबू जो है हम लोगों को हमेशा एनर्जेटिक और पॉजिटिव रखती है। और उन फूलों के डिकम्पोज होने से पहले उनको ये लोग तोड़ लेते थे ताकि उनका नेचुरल परफ्यूम बनाया जा सके। मिडिल में जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, कभी कभार महाराजा साहब अपनी खूबसूरत रानियों के साथ में वहां हुआ करते थे, एक वाइन के ग्लास के साथ में, फुल मून नाइट। तो आप इमेजिन करें लग्जरी। इसको आपने जोधा अकबर फिल्म में देखा होगा। गाना है कहने को जश्न बहारा है, गाने के कुछ सीन इस बागीचे में शूट किए हुए हैं। और जो शीश महल है यहाँ, इसको मणिकर्णिका मूवी में दिखाया हुआ है। बंटवारा फिल्म में एक गाना है, गाना मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, थारे वास तेरे सजना, उसकी शूटिंग यहाँ हो चुका है। कहने का मतलब काफी फेमस जगह हो चुकी है। अभी मैं आपको सामने ले जा रहा हूँ, वहाँ पे एक व्हील चेयर रखा हुआ है जो त्योहारों पे रानियों के काम आया करती थी। उसके बाद में नेचुरल एयर कूलर है जो गर्मियों में काम आता था। शीश महल सर्दियों के लिए, वो गर्मियों के लिए। उसके बाद में इसका अगला हिस्सा जनाना महल, मान सिंह महल देखेंगे। आइए आइए।
यहाँ पे चंदन की लकड़ी का एक रिक्शा गाड़ी डिस्प्ले किया हुआ है। ये रिक्शा गाड़ी रानियों के काम आया करती थी फेस्टिवल्स और ओकेजन्स पे। फेस्टिवल्स और ओकेजन्स पे रानियां बहुत ही हैवी आउटफिट पहना करती थी और सर से पांव तक गहने। एक्स्ट्रा वेट हो जाया करता था 15 अप टू 20 किलोग्राम्स। अब इतना वेट होगा तो आदमी जल्दी थक जाएगा, ज्यादा चल फिर नहीं सकता। जब किले के किसी हिस्से में उनको जाना होता था तो इस पे बैठ जाया करती थी और उसको खींचने के लिए किन्नर। सामने दीवार पे जो वर्कमैनशिप है ये सारा का सारा पीओपी से तैयार किया हुआ है। इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि पैटर्न जो है वो फ्लोरल है, यहाँ पे कोई फिगर नहीं है। ये जो आले बने हुए हैं, रात के समय में यहाँ तेल का दिया या मोमबत्ती जलाई जाती थी ताकि यहाँ रोशनी हो सके। मगर उसके ऊपर ये लोग एक ग्लास डिस्क लगाते थे। उससे 3 चीजें होती थी। पहला, धुएं से दीवारें काली नहीं होती थी। ग्लास डिस्क होगा तो हवा से वो बुझेगा नहीं। तीसरा, ग्लास डिस्क होने की वजह से रिफ्लेक्शन ज्यादा होता था जिससे दूर तक रोशनी हुआ करती थी। तो शीश महल था सर्दियों की ठंडी रातों के लिए और यहाँ नेचुरल एयर कूलर बना हुआ है गर्मियों के लिए। अब ये ठंडा कैसे होता था? सबसे पहले ऊपर जो लोहे की ये रिंग्स आप देख रहे हैं, इनकी हेल्प से खस के बने हुए पर्दे लटकाए जाते थे ताकि बाहर की गर्म हवाएं जो है कम से कम अंदर पहुंचे, अंदर थोड़ी सी ठंडक बनी रहे। सामने जो मार्बल का जाली आप देख रहे हैं, ये जाली थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में एक पानी के टैंक से जुड़ी हुई है। पानी का टैंक चिकनी मिट्टी से बना हुआ है ताकि गर्मियों में उसमें पानी ठंडा रहे, नहीं तो पानी गर्म हो जाएगा। और पानी के टैंक में ये लोग इत्र डालते थे खुशबू के लिए। अब ऊपर से जब पानी नीचे की तरफ गिरता था झरने की तरह, साइड में जो छेद बने हुए हैं, जब यहाँ से गर्म हवा अंदर आती थी, जब उनका संपर्क ठंडे पानी के साथ में होता था तो गर्म हवा ठंडी हवा में बदल जाया करती थी। पूरे एरिया में खुशबू होती थी क्योंकि पानी के टैंक में इत्र डला हुआ है। बाद में वो पानी इस रास्ते से आगे होता हुआ इस बागीचे में चला जाता था इसके इरिगेशन के लिए। तो ये हो गया मल्टीपल यूज, क्योंकि राजस्थान में बरसात कम होती है। चंदन की लकड़ी से बना हुआ है और एक तरफ जो कारीगरी आप देख रहे हैं ये हाथी दांत और फिरोजे से किया हुआ है। पैटर्न सिमेट्रिकल है, इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इस गार्डन को देखिए, ये गार्डन भी सेम पैटर्न में है, हेक्सागोन। 10 साल पहले ये रेलिंग यहाँ नहीं था, ना ही वो कांच वहां था, काफी कुछ खुला हुआ था देखने के लिए। तो ये हाल हुआ इसका, सारी कारीगरी लोगों ने निकाल दी इसकी। ये कॉरिडोर बरसात से बचने के लिए, अगर यहाँ से किसी को बिना भीगे शीश महल तक जाना है तो यहाँ से जा सकता था बिना भीगे। अभी यहाँ पे लाइटें लगी हुई है, पहले यहाँ पे तेल के दिए या मोमबत्तियां। हाइट देखो सर इसका, लोग लंबे चौड़े थे मगर दरवाजा शॉर्ट एंड नैरो। इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल आखिरी में बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आम आदमी दीवाने आम तक, खास आदमी दीवाने खास तक,
मगर यहाँ तक ना तो आम आदमी का आना जाना था, ना ही खास आदमी का, क्योंकि किले का ये हिस्सा जनाना महल हुआ करता था, जिसे मानसिंह महल के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा मानसिंह जी ने इसे तैयार करवाया था अपनी 12 रानियों के लिए। यहाँ उन्होंने 12 अपार्टमेंट तैयार करवाए, हर एक रानी के लिए एक अपार्टमेंट। एक अपार्टमेंट महाराजा साहब ने वहां ऊपर बनवाया, जहां पे महाराजा साहब अपनी पटरानी के साथ में रहा करते थे। बाकी के 11 अपार्टमेंट नीचे के सारे अपार्टमेंट महाराजा साहब ने एक सीक्रेट पैसेज से कनेक्ट करवा रखे थे, ताकि इनमें से जब किसी एक से मिलना हो तो इस सीक्रेट पैसेज से चले जाएं, मिल लें। और बाकी रानियों को ये पता नहीं होता था कि कल रात महाराजा साहब किसके साथ में थे, क्योंकि रानियों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था। अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन होता भी तो भी इनके बीच में 2 चीजें होती, जलन और झगड़े, इसीलिए कम्युनिकेशन था ही नहीं। तो ये एक अपार्टमेंट है जहां पे एक रानी के रहने की व्यवस्था की गई। कमरा वहां कोने में बना हुआ है। उस जमाने में कमरे छोटे बनाए जाते थे, क्योंकि ज्यादा स्पेस इनको खुला रखना पड़ता था एयर और लाइट के लिए, नहीं तो कमरों के अंदर सफोकेशन और डार्कनेस होता। बाथटब है, इस बाथटब में रानियां खुले में नहाया करती थी। खुले में इसलिए क्योंकि ना तो यहाँ तक आम आदमी आ सकता था, ना ही खास आदमी, इसीलिए बाथटब खुले में। और यहाँ पे एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी है, अगर आप चाहें तो शेयर कर दें। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको सर, 12 रानियां इसी बाथटब में नहाती थी। अब 12 रानियां एक साथ उसमें नहीं नहा सकती। दूसरी बात, अगर आ भी गई तो महाराजा साहब जो नहीं चाहते थे वो होता कम्युनिकेशन, इसीलिए अलग अलग रानी को अलग अलग समय दिया होता इस बाथटब में आके नहाने का। ऊपर महाराजा साहब रहते थे, तो वहां से महाराजा साहब नीचे नहाती रानियों को देखा करते थे, और ज्यादातर वहीं से डिसाइड होता था कि शाम को किससे मिलने जाना है। उस दीवार तक, तीसरा अपार्टमेंट दीवार के पीछे, पहले हर जगह दरवाजे थे जिन पे लॉक था। अब 3 अपार्टमेंट ये हो गए, तो 3 राइट में है 6, 3 पीछे हैं 9, 2 इस तरफ 9 और 2 11, एक ऊपर 12, जहां पे महाराजा साहब अपनी पटरानी के साथ में रहते थे। अब ये टावर्स देखिए आप, ऐसे और भी हैं। एक टावर में एक एक किन्नर को अपॉइंट किया हुआ था नीचे की 11 रानियों के ऊपर नजर रखने के हिसाब से। इसीलिए इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, और जब कम्युनिकेशन नहीं था तो किसी को कुछ पता नहीं होता था कि कल रात कहाँ थे, आज रात कहाँ होंगे। ये मिडिल में जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये सूर्य देवता को जल चढ़ाने के हिसाब से बनाया गया था। और करवा चौथ पे 3-3 रानियां हर तरफ बैठ सकती थीं अपनी पूजा की थाली लेकर के। ऊपर महाराजा साहब बैठा करते थे। सामने जो प्लेटफॉर्म है ये कच्ची रसोई के लिए, बाटी जो है वो जमीन पे सेकी जाती है। अगर कंटिन्यू वो काम एक ही जगह पे हो रहा है तो वहां से फर्श फट जाएगा, इसीलिए अलग से ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। सामने जो हॉल है, रानियों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता था, कम्युनिकेशन हुआ करता था खाली त्योहारों पे। तो सामने जो हॉल है, सभी रानियों को एक साथ यहाँ असेंबल होना पड़ता था जब भी उनको आपस में बातचीत करनी होती थी या मिलना होता था। मगर महाराजा साहब की मौजूदगी में महाराजा साहब बिल्कुल बीचों बीच बैठा करते थे और 12 रानियां उनको घेर के बैठा करती थी। महाराजा साहब बीच में इसलिए बैठते थे ताकि उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है आसानी से सुन सकें। तो लाइफ लग्जूरियस थी मगर फ्रीडम नहीं था। एक टैंक मैंने आपको वहां दिखाया था बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए, एक यहां भी बना हुआ है। ये देखिए, ये भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है। कुछ ड्रेन्स हैं यहाँ पे, जब बरसात आती है ड्रेन्स के थ्रू पानी इसमें जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ पे किन्नरों को अपॉइंट किया हुआ था क्योंकि एक आदमी 12 आदमियां संभालना बड़ा मुश्किल काम था, तो ये कॉन्सेप्ट उनको फॉलो करना पड़ा, नहीं तो समस्या हो जाती। आजकल एक नहीं संभलती है। यहाँ भी किन्नर अपॉइंट किए हुए थे और कुछ कमरे ऊपर भी बने हुए हैं
क्योंकि किन्नरों की ड्यूटी थी 24 आवर्स के लिए। अब एक आदमी 24 आवर्स ड्यूटी नहीं दे सकता, तो 12 घंटे दिन में, 12 घंटे रात में। अब दिन में जो ड्यूटी देगा वो रात को सोएगा, खाएगा पिएगा, उसको रह। तो सर ये है कमरा, ये यहाँ से वहाँ तक एक सिंगल रूम है। इतने ही बड़े हुआ करते थे, अगर बाहर पूरे पे छत डाल देते तो कमरे का साइज तो बड़ा हो जाता, मगर अंदर घुटन गर्मी और अंधेरा हो जाता। यहाँ भी एक दरवाज़ा है, 2 खिड़कियाँ हैं क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए, ताकि यहाँ पे सफोकेशन ना हो, घुटन नहीं हो। हेरिटेज के बाद में ये देखिए टूट गया, पर मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है। कर सकते है ना सर, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, मगर डायरेक्टर साहब खुद ही, मतलब ये रखा हुआ है। हाँ उसको कैसे ना कैसे बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। आइए सर, आपको अभी वो दिखा दूँ टॉयलेट कैसा, मतलब कैसा होता था। लोग आराम से आना, स्टेप्स में, ठीक है, देख के आइएगा। सर टॉर्च ऑन करो आप। ये देखो सर, 1 2 3 4 5 6 टॉयलेट बने हुए एक साथ, तो 6 लोग एक साथ जाएंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये सोल्जर्स के लिए थे। आर्मी हमेशा एक्टिव मोड पे होनी चाहिए, अगर एक एक आदमी जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए 6 7 7 एक साथ बने हुए हैं। आज भी ये कॉन्सेप्ट इंडियन आर्मी में फॉलो हो रहा है, बट अब उनके बीच में इतनी बड़ी बड़ी दीवार होती है, तो ये सोल्जर्स के इस तरह के टॉयलेट है। तो देखिए इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी है, और ये थोड़ा ढलान रखी हुई है ताकि पानी वगैरह डाल दिया जाए तो इजीली क्लीन हो जाए। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ इधर आगे बने हुए हैं, कुछ को इन्होंने यूरोपियन में कन्वर्ट कर दिया है। शॉर्ट एंड नैरो गेट जो मैंने आपको दिखाया था, वो इन्होंने क्यों बनाया जबकि ये लंबे चौड़े थे? क्योंकि शॉर्ट एंड नैरो दरवाजे जो हैं ये फिज़िक्स से बिलोंग करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो ज़्यादा आसान होगा। सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक गार्डन है और मैं उस गार्डन में जो प्लांट हैं उनको पानी दे रहा हूँ। मेरे हाथ में एक पाइप है, अगर कोई प्लांट दूर है तो मैं उस प्लांट तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है करना क्या है। उस पाइप का मुंह दबा देना है, पानी का प्रेशर जनरेट हो जाएगा, पानी की धार वहाँ तक इजीली चली जाएगी, उस प्लांट को पानी मिल जाएगा। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने शॉर्ट एंड नैरो दरवाजे बनवाए। अब यहाँ से जब हवा चलेगी, सेम एग्जाम्पल, दरवाज़ा शॉर्ट एंड नैरो होगा तो हवा को एक्सेलरेट करेगा, हवा जो है दूर तक जाएगी, तो जितने भी अंदरूनी हिस्से होंगे वहाँ पे घुटन गर्मी कम होगी। इसे वेंचुरी इफेक्ट कहा जाता है, बिलोंग्स टू फिजिक्स। सामने एक सुरंग है, ये सुरंग आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाती है। जब इनको खतरा महसूस होता था तो सभी रानियों और दासियों को यहाँ से जयगढ़ किले में भेज दिया करते थे ताकि वो सेफ रह सकें, और बाकी का 75% रिजर्व आर्मी क्विकली आमेर किले तक आ सकता था। बाय रोड अगर आप जयगढ़ जा रहे हैं तो 12 किलोमीटर लंबा रास्ता है, और इस टनल की लंबाई है ओनली 800 मीटर्स, 800 मीटर। 1 किलोमीटर भी नहीं है। 1 किलोमीटर भी नहीं है। सर ये जो कढ़ाइयाँ आप देख रहे हैं, ये सन 2007 में जोधा अकबर फिल्म की शूटिंग के लिए लाई गई थी। एक सीन में ऐश्वर्या रॉय को खाना बनाते हुए दिखाया है। शूटिंग खत्म हुई, डायरेक्टर साहब इनको गिफ्ट के हिसाब से छोड़ गए यहीं पे। इनका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। और ये सर्वेंट क्वार्टर्स है और वहाँ स्टोर रूम्स हैं। ये पेटी जो है लड़ाई के जब होती तो बारूद ले जाने के काम आती थी, तो ये पेटी है। इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। ये इस किले का जेल है, कारागार इसको कहा जाता था। तो ये इसमें राजा महाराजा जो अपने जितने भी दुश्मन होते थे या जो कैदी होते थे उनको यहाँ रखते थे। तो ये आप इस हेरिटेज का बहुत एक अलग ही जगह है।
तो आशा है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो आप जरूर लाइक कीजिए, और मैंने गाइड के थ्रू पूरी जानकारी आपको इस ब्लॉग में दी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ जानकारी इस पूरे ब्लॉग में मिली होगी। तो अगर आपको कोई नॉलेजेबल वीडियो लगता है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।